जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है मेरे भाई हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस टॉप 50 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा यह वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको पूरा साइंस का जो भी चैप्टर है उस सभी चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन को हम लोग लाए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपना पहला सवाल पर। तो चलिए मेरे भाई बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। हमारा पहला सवाल है, बोला है मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा और हम लोग बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है। बोला है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। बताना है आपको कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाएंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा। तो आप सब पढ़े होंगे कि जब हम लोग मैग्नीशियम को जब क्या करते हैं मेरे भाई, तो मैग्नीशियम को हम वायु में जलाएंगे। मैग्नीशियम को क्या करेंगे, तो वायु में जलाएंगे तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। क्या बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल का उत्तर बताइएगा आप लोग। बोला है निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो रासायनिक अभिक्रिया है वह एक संयोजन अभिक्रिया है, आपको बताना है। तो आप सब पढ़े हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, तो संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें देखिए किसमें संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। इसमें तो कहीं संयोजन अभिक्रिया के बात ही नहीं होगा, क्योंकि इधर भी दो है उधर भी दो है। क्या यहाँ होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। ऐसे भी समझिए, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया किया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, CaOH हो जाएगा। चलिए मेरे भाई समझ में आया होगा। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तो तीसरा क्या बोला है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए आप लोग, जो लोहा पर जो जंग लगता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको बताना है। तो आप सब बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे कि जो लोहे पर जंग लगता है वो एक प्रकार के कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तब बताइए हमको कि लोहे में जंग लगना तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, लेकिन लोहे में जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आप सब बोलेंगे कि ऑक्सीजन है मेरे भाई। क्या है, तो ऑक्सीजन है। और किसका ज़रूरी है, तो नमी के ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ रहेगा तो लोहे में जंग लग जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। बताइएगा चौथा नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा। बोला है कि अम्ल, क्या बोला है तो समझिएगा, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है। अम्ल जो है वह नीले लिटमस को किस रंग में बदल देगा। बताइए, क्या लाल में बदलेगा, नीला में बदलेगा, पीला में या फिर हरा में। तो आप सब पढ़े हैं कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। यानी अम्ल नीले लिटमस को किस में बदलेगा, तो लाल में बदल जाएगा मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर ए को हम लोग बिल्कुल सही मानेंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, पाँचवा के उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। बोला है कि क्षार का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। बताना है आपको कि क्षार का पीएच मान कितना होगा। क्या 7 से कम या 7 या फिर 7 से अधिक या 0। तो जो क्षार के पीएच मान होता है मेरे भाई 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी को सही लगाएंगे। जिसे समझिएगा, जो पीएच स्केल होता है इसमें 0 से 14 तक अंकित होता है, और 7 पर क्या होता है, तो उदासीन होता है। 7 के जैसे हम लोग इधर साइड जाएंगे तो क्या होगा, तो अम्लीय होगा। और 7 के हम लोग इधर साइड जाएंगे तो हम लोग को कैसा विलयन मिलेगा, तो क्षारीय मिलता है। तो कहीं ना कहीं 7 से अधिक इसका सही उत्तर होगा। चलिए छठा सवाल का उत्तर बताइए आप लोग, बोलिएगा। बोला है सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। ये चारों में सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है, बताना है। क्या तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, चांदी है। क्या है मेरे भाई, तो आप सब बोलिएगा क्या है, तो चांदी होता है जो सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है। इसमें किसमें, तो विद्युत का चालन सबसे अधिक चांदी में हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए पढ़िएगा।
बोला ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत उपकरणों में क्यों किया जाता है। जो ग्रेफाइट है उसका उपयोग हम लोग विद्युत उपकरण में क्यों करते हैं, इसका जवाब आप लोग बताइए। क्या यह कठोर होता है ये चलते करते हैं, या फिर यह विद्युत का सुचालक है ये चलते करते हैं, या फिर यह चमकीला है ये चलते, या फिर हल्का है ये चलते करते हैं। तो जो ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है मेरे भाई, वो क्यों किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे कि यह विद्युत का सुचालक होता है इसीलिए किया जाता है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, सुचालक है लेकिन यह क्या है, धातु है कि अधातु, तो बोलेंगे अधातु। ग्रेफाइट जो है अधातु है, यानी अधातु होते हुए भी ये क्या है, तो विद्युत का सुचालक होता है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और समझते 8वां नंबर सवाल देखेंगे। चलिए बताइएगा 8वां सवाल के उत्तर क्या होगा, बताइएगा आप लोग। बोला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताना है आपको कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, क्या वास्तविक होगा, आभासी एवं सीधा होगा, या फिर उल्टा होगा या छोटा होगा। तो बताइए जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, तो आप सब बोलेंगे क्या होगा, तो आभासी होता है और सीधा होता है, और बोलेंगे कि समान आकार के होता है कि नहीं, समान होता है। यानी ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं बी सही होगा। चलिए पढ़िएगा इसको। 9वां नंबर सवाल देखिए क्या बोला है। वाहन के रियर व्यू मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए समतल, उत्तल, अवतल या फिर बेलनाकार। बताना है किसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो बताइए आप लोग किसका प्रयोग करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, क्या समतल होगा, या फिर उत्तल होगा, या फिर अवतल होगा, या फिर बेलनाकार होगा। बताइए क्या होगा जो बताइए। तो वाहन के रियर व्यू में किस दर्पण का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किस दर्पण का प्रयोग करेंगे मेरे भाई, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। चलिए समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 10वां। तो बोला है उत्तल लेंस की प्रकृति होती है, यानी उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है, या फिर आपसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस को और क्या कहा जाता है। बताना है उत्तल लेंस को और क्या कहेंगे। तो उत्तल लेंस को मेरे भाई पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी, और अपसारी किसको कहते हैं, तो अवतल लेंस को। अवसारी किसको बोलते हैं, तो अवतल लेंस को बोला जाता है मेरे भाई। चलिए समझ में आया होगा। आगे बताइएगा 11 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा। बोला है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की आपको एसआई इकाई पूछ रहा है, क्या वोल्ट होता है, या फिर वाट होगा, एम्पियर होगा, ओम होगा। तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे कि एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट किसका होता है मेरे भाई, बोलेंगे तो विभवांतर का होता है। किसका होगा, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। और वाट किसका होता है, तो शक्ति के एसआई मात्रक मेरे भाई वाट होगा कि नहीं। चलिए समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम लोग 12वां नंबर सवाल क्या बोला कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। ओम का जो नियम है मेरे भाई वह किसके बीच संबंध बताएगा। तो आप सब पढ़े हैं कि ओम का नियम क्या होता है, तो V बराबर IR। V बराबर IR। तो इसमें क्या क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बताइएगा क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आप सब बोलेंगे यहाँ पर V और I और R, यानी विद्युत धारा, विभवांतर और कहीं ना कहीं प्रतिरोध के बारे में बताएगा। धारा हो जाएगा I, R हो जाएगा प्रतिरोध, और V हो जाएगा विभवांतर, यानी ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल। विद्युत शक्ति की ईसाई इकाई, अब ये बताए हैं विद्युत शक्ति की ईसाई इकाई क्या होता है, तो बोलेंगे वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा आप लोग 13 तक हम लोग देख लिए। बताइए 14 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा। देखिए पढ़िए बहुत आराम से। बोला है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बताना है आपको कि मानव हृदय में कितने कक्ष होंगे। चलिए तो आप सब पढ़े हैं मानव के हृदय में कितने कक्ष यानी कितने चेंबर।
तो 4 होते हैं। कितने चेंबर हो जाएगा? तो 4 होता है। 2 गो क्या होता है? तो 2 गो अलिंद होता है। 2 गो क्या होता है मेरे भाई? तो 2 गो अलिंद हो जाएगा और 2 गो क्या होता है? तो नीलय होगा। 2 अलिंद और 2 नीलय होता है। चलिए समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। 15 बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक क्या है बताना है आपको। आवश्यक वर्णक क्या है? क्या हीमोग्लोबिन है, या फिर क्लोरोफिल है, या फिर कैरोटीन है, या फिर मेलानिन है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें क्या ज़रूरी है आपको बताना है। क्या हीमोग्लोबिन की कोई ज़रूरत है, या मेलानिन के है, या फिर कैरोटीन के है? तो आप सबके पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल ज़रूरत होता है। क्लोरोफिल हो गया, सूर्य के प्रकाश हो गया, और क्या होता है? जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी ये सब क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर वर्णक पूछा था तो वर्णक में क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए 16वां के उत्तर बताइएगा आप लोग। बोला है पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं मेरे भाई? तो पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है पौधों को? तो पौधों को स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो स्वपोषी। चलिए क्लियर होगा। आगे हम लोग समझते हैं 17 नंबर। देखिए क्या बोला है 17 नंबर। चलिए बोलिएगा 17 नंबर। बोला रक्त का क्या बोला है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का यानी खून का यानी ब्लड का जो लाल रंग होता है मेरे भाई किसके कारण होता है? क्या प्लाज्मा के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर लसिका के कारण? तो बताइए किसके कारण होगा? तो क्या होता है मेरे भाई? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर बताइएगा। 18 के उत्तर क्या लगा है? बोला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताना है आपको कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या अग्नाशय होगा, या फिर थायराइड होगा, या फिर पिट्यूटरी होगा, या फिर यकृत होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? तो आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर के सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो क्या होता है? तो यकृत होता है। चलिए बताइएगा क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? यानी डीएनए क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? डीऑक्सी राइबो क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसमें हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। चलिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दोनों सेम हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए एक ऑप्शन सही मानिए, इसको रहने दीजिए। चलिए आगे चलिए 20वां नंबर देखेंगे हम लोग। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है कि गुणसूत्र जो है कहाँ पाए जाते हैं। क्या कोशिका झिल्ली में पाया जाएगा, या फिर केंद्रक में पाया जाएगा, या कोशिका द्रव में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? बताइए। तो गुणसूत्र जो है कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? तो गुणसूत्र कहाँ पाया जाएगा? तो केंद्रक में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? तो आप सब इसका जवाब देंगे कहाँ पाया जाएगा? तो केंद्रक में पाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए बताइएगा। बताना है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा जो है मेरे भाई ऊर्जा के किस प्रकार का स्रोत है? क्या अनवीकरणीय है, या नवीकरणीय है, या फिर जीवाश्म है, या फिर रासायनिक है? तो देखिए सौर ऊर्जा जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, पुनः उत्पन्न हो जाएगा। तो किस में रखेंगे? अनवीकरणीय जो होता है जिसको उपयोग करने के बाद फिर उतने स्पीड से समझिए कि उसका
भंडारण फिर से नहीं हो पाता है, यानी एक बार उपयोग होने के बाद पुनः समाप्त हो जाएगा, उसको बोलेंगे अनवीकरणीय। और जो नवीकरणीय होता है उसको उपयोग किए और दोबारा से फिर से उसको उपयोग करेंगे, यानी उपयोग करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर वो उतने हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, यानी नवीकरणीय हो जाएगा। चलिए 22 के बताइएगा। बोला है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, यानी ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है बताइए। क्या क्षोभ मंडल में पाई जाती है, या फिर समताप मंडल में, या फिर आयन मंडल में, या फिर वायुमंडल में। तो बताइए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो अब हम बोलेंगे कि समताप मंडल में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा मेरे भाई। आगे देखते हैं 23वां बताइएगा क्या होगा। बोला है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कौन जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो जैव निम्नीकरण का मतलब हुआ कि किसमें जो है विघटन हो सकता है, किसमें विघटन की क्रिया हो सकता है। या प्लास्टिक में होगा तो नहीं गलेगा, नहीं कांच में भी नहीं होगा, पॉलीथीन भी नहीं होगा, तो किस में होगा, तो जीवाणु बैक्टीरिया जितना भी है इस सब के द्वारा सब्जियों के छिलकों में विघटन हो जाएगा, उसके बाद जैव निम्नीकरण की क्रिया हो जाएगा मेरे भाई। चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। पर्यावरण संरक्षण के 3 आर का सही क्रम है। पर्यावरण संरक्षण के सही क्रम क्या होगा बताना है आप लोग के। पर्यावरण संरक्षण के सही क्रम क्या होता है, तो रिसाइकल क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखिए पहले अच्छे से, उसके बाद आप लोग उत्तर बताइए। पर्यावरण संरक्षण के रूप क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 25वां नंबर सवाल देखिएगा, बताइएगा। चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को, छोटा कर देते हैं। चलिए पढ़िए और बताइए। क्या बोला कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइए निकट दृष्टि को दूर करेंगे हम लोग तो किस दर्पण के प्रयोग किस लेंस के प्रयोग करेंगे। तो निकट के लिए मेरे भाई, निकट के लिए अवतल के प्रयोग करते हैं। और बताइएगा कि दूर दृष्टि को दूर करेंगे, यानी दूर क्या करेंगे, तो दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस दर्पण के प्रयोग करते हैं ये बताना है आपको। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस का होगा कि नहीं। और क्या बोलें अभी हम लोग, तो निकट का क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल। यहाँ पर देखिए आप लोगों को याद करने के लिए एक बात बता देते हैं। यहाँ पर 3 गो है, कितने यहाँ पर दिखाई दे रहा था, 3 गो अक्षर है कि नहीं समझेंगे आप लोग। 1 2 3 गो है, यहाँ पर एक गो है 4 गो। तो 3 गो वाला 4 गो से याद रखिए और 2 गो वाला 3 गो से, यानी 1 बढ़ा देना है। 2 को 3 और 3 को 4, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। अगला जो इसका हम लोग पार्ट 2 बना देंगे। क्या बना देंगे, तो टोटल कितना सवाल था, 50 था। तो पार्ट 1 में हम लोग कितना किए, तो पार्ट 1 में हम लोग 25 ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतने रखते हैं। तो आप सब बताइए, जो है हम लोग 25 क्वेश्चन देखें तो 25 में से कितने सवाल का उत्तर सही दिए हैं ये आपको कमेंट में बताना है। और हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था मेरे भाई। तो बताइए आप लोग कि 25 में से कितने सवाल का उत्तर आप लोग सही दिए हैं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।